चलो देखो बस ध्यान दो, ये देखो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, छोटा सा ही है, हार्डली 30 मिनट्स लगे बस तो ख़त्म करने के लिए। देखो ध्यान देना एकदम अच्छे से। ये हमारा सेकंड लेक्चर है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन का, एकदम थियोरटिकल है। फर्स्ट लेक्चर जिसको एकदम प्रॉपरली याद है उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, चैप्टर ही बहुत ईजी है, तो इसमें क्या कंसेप्ट देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है आज का? आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दो बहुत ईजी है, सिर्फ 30 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया, बराबर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो देखा आपने कितना सा, बराबर। लाइट आता है, वो फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिरता है एमीटर पे, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वहाँ से निकाल देता है इलेक्ट्रॉन्स को, बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन निकला है, बराबर। सिंपल आंसर है, ठीक है। तो ध्यान दो, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइंस्टाइन का पोस्टुलेट, उसके बारे में क्या है। देखो आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सा आइंस्टाइन ने कंसेप्ट बताया। आइंस्टाइन ने बोला कि कुछ कंडीशन में लाइट बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, जो राइट है एक्चुअल में, समझा। कुछ कंडीशंस में लाइट बिहेव करता है एज अ पार्टिकल और कुछ कंडीशन में वेव जैसा बिहेव करता है, बराबर। दोनों एक टाइम पे तुम लोग नहीं देख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि तुम लोग कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, बराबर। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब वो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है यहाँ पे। तो आइंस्टाइन ने बताया कि कुछ कंडीशंस में लाइट कैसे बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एब्जॉर्ब या फिर जो भी रहेगा रेडिएट वगैरह करता है। किसके फॉर्म में करता है? बंडल्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं, और उसको नाम क्या दिया उन्होंने? फोटॉन्स ना, क्वांटा या फिर फोटॉन्स, ऐसा। तुमको भी मालूम है ये एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ एक फोटोन के पास इतना एनर्जी रहता है, बराबर। E इज इक्वल टू एच, ये एच तुमको मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट याद हो गया सब, वैल्यू 6.63 लेते हैं हम लोग, एक्चुअल में 6.626 रहता है, बराबर, इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, बराबर, ऐसा। और तुमको ये मालूम है कि नू क्या नू होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बराबर, ऐसा। तो ये जो इक्वेशन है ये आइंस्टाइन का रिलेशन है, बराबर। याद एक्चुअल में इसको प्लैंक्स याद है, मैक्स प्लैंक्स में भी देखा था अपन ने, सबसे पहला क्वेश्चन यही था इसका ना, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, उसमें हमने देखा था ये चीज़। हाँ, तो पॉइंट ये है, ये आइंस्टाइन का रिलेशन है। अब जरा रिलेशन के बारे में जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं, वो हमारे इतना सिलेबस में दिया नहीं, तो भी तुमको थोड़ा बताता हूँ। देखो क्या है ये रिलेशन, ये देखो, ये जो रिलेशन है ना, ये 2-3 चीज़ों को रिलेट करता है। ये रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी को, देख रहे हैं, नू फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट करता है? एनर्जी से, ई, बराबर। नू को किससे रिलेट कर रहा है? ई से, तो एनर्जी से। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये पूरा का पूरा एंटायर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, समझा, सब जगह पे वैलिड है। ये जो है ना, ये जो रिलेशन है, E इज इक्वल टू एच नू, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हर जगह पे वैलिड है, हर जगह पे ऐसा। तो सिंपल है। क्या देख के लगता है तुमको, जो एनर्जी है फोटोन का, वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्स प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली है। वेवलेंथ के साथ क्या बोलते हो? इनवर्सली की डायरेक्टली? ये देखो C इक्वल टू नू लैम्बडा होता है, इसका न्यूमेरिकल भी तो किया है। अरे V इज इक्वल टू n लैम्बडा के फॉर्मूले के साथ, V मतलब C, लाइट का स्पीड C होता है, बराबर। फ्रीक्वेंसी हमारे लिए नू रहेगा, बराबर। तो अगर मैं यहाँ से नू का आंसर निकालूँ, बताओ क्या रहेगा नू का आंसर? C बाय लैम्बडा। अगर मैं नू के जगह पे यहाँ पे डाल दूँ, सोचो अगर मैंने नू के जगह पे नू का वैल्यू डाल दिया, तो बताओ E क्या बन जाएगा? बताओ, इज इक्वल टू H, नू का वैल्यू क्या है? C बाय लैम्बडा। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटोन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और वही एनर्जी ऑफ फोटोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वेवलेंथ। बस इतना ही, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे। चलो पढ़, समझा दिया सबको? समझा क्या बताया? चलो पढ़ते, फटाक पढ़ो। Einstein proposed that the under certain condition light behaves as if it was a particle। पार्टिकल जैसे बिहेव करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा या फिर बंडल्स बोल सकते हो, फोटॉन्स का, ठीक है। आगे, and its energy is released or absorbed in bundles or quanta। he named the quantum of energy, इसको क्या बोले उसने? फोटोन। हाँ देखो समझ लो, ये फोटोन क्या है? फोटोन खुद एनर्जी है, समझा। पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ो। he named the quantum, क्वांटम मतलब सबसे छोटा, बराबर, सबसे छोटा, जो सबसे लाइट के पास जो सबसे छोटा एनर्जी वो होता है एच नू का, समझा। एच नू का सबसे छोटा एनर्जी, इसको उसको क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलते हैं। He named the quantum of energy of light as photon। फोटोन खुद लाइट का एनर्जी है, समझा। एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब फोटोन का मतलब ही एनर्जी, सबसे क्वांटम ऑफ एनर्जी, सबसे छोटा एनर्जी, बराबर। कितना रहता है? एच नू, बराबर। चलो आगे पढ़ लेते हैं। ये तुमको मालूम है, सेकंड पॉइंट तुमको मालूम है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो जल्दी। अबव रिलेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स रिलेशन। ये एक्चुअली प्लैंक्स का, मैक्स प्लैंक का फॉर्मूला है, और आइंस्टाइन ने उस पर पोस्टुलेट को उसको एक्सप्लेन किया है पोस्टुलेट के जरिए, तो उसको आइंस्टाइन का रिलेशन भी बोल दिया है, बराबर, ऐसा। आगे तुमको मालूम है कि किससे डायरेक्टली, किससे इनवर्सली ना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट होल्ड्स गुड फॉर एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बराबर बैठ जाता है वहाँ पर। आगे नेक्स्ट, इट सेज दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, खत्म, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नोट ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखो, बड़ा ऐसा क्वेश्चन है।
क्या है ये? देख आइंस्टाइन ने बहुत सिंपल सा आंसर दिया। आइंस्टाइन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है बराबर। क्या होता है देखो, आइंस्टाइन ने क्या बताया, फोटोन आता है, कितने एनर्जी लेके आता है, H लेके आता है। जैसे वो स्ट्राइक करेगा फोटो सेंसिटिव प्लेट से, अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा है तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देगा, इजेक्ट करा देगा बराबर। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो कुछ तो एनर्जी लेके निकलेगा, काइनेटिक रहेगा कि पोटेंशियल रहेगा, काइनेटिक, क्योंकि मूव हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। बोलने का मतलब है E=H2 आया, फोटोन ने किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दिया, और इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिला वो फोटोन के वजह से मिला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके निकलता है बराबर। अब आइंस्टाइन ने बहुत सिंपल सा आंसर दिया है कि जो भी देखो H आया था, कितना आया था, H आया था ना एनर्जी फोटोन लेके बराबर। अब जब फोटोन आके फोटोन एनर्जी लेके आया, मेटल के सरफेस का इलेक्ट्रॉन को दिया, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए भी तो कुछ एनर्जी लगी है ना, मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए उसको एनर्जी लगी है, वर्क फंक्शन का इतना एनर्जी लगता है, कितना लगता है, φ0 बराबर। समझ में, H एनर्जी आया, फोटोन इलेक्ट्रॉन ने सरफेस से बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर लिया, φ0 बराबर। तो बचा उसके पास कितना, H माइनस φ0। H आया था, φ0 यूटिलाइज कर दिया, तो H माइनस φ0 ये वो एनर्जी बचा है जो अभी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पास है। इलेक्ट्रॉन क्या अभी भी सरफेस के अंदर है कि निकल गया बाहर, निकल गया, तो कौन सा एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी जो होगा मैक्सिमम। समझा, सिंपल सा, समझा आइंस्टाइन का रिलेशन क्या है, क्या बोलता है ये। अच्छा इसको जरा ध्यान से देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, करता है, डिपेंड करता है ना। हाँ, क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, देखो जरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटेंसिटी, नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तुम लोग कितना भी इंटेंसिटी का लाइट रखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करने वाला है, हाँ, कि फ्रीक्वेंसी कितना है, कितने फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है, बस। समझा, समझा पॉइंट क्या है, समझ गया पूरा क्या बताया, कितना एनर्जी आया था बताओ फोटोन लेके, H सरफेस के इलेक्ट्रॉन ने कितना ले लिया, मतलब H में से φ0 यूज किया बाहर निकलने के लिए, नॉक ऑफ होने के लिए, फिर जो उसके पास जो एनर्जी बचा है वो है H माइनस 1, और वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है, क्योंकि मूव हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना, इजेक्ट होकर जाता है, एमिटर प्लेट से कहाँ पे जाता है, कलेक्टर प्लेट ना, कलेक्टर प्लेट वहाँ पे जाएगा, तो फोटो करंट मिल गया तुमको। चलो समझ में आ गया, चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो क्या, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, होना ही चाहिए ना, अगर रहेगा तभी तो बाहर निकलेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाएगा फिर तो। आगे, देन द एनर्जी φ0 इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द, आया ना वही पॉइंट, φ0 वाला एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किया सरफेस से बाहर निकलने के लिए। आगे, एंड द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन बिकम्स काइनेटिक, रिमेनिंग एनर्जी मतलब कितना, H में से φ0 हटा दो, H माइनस φ0 वाला एनर्जी बच गया, सिंपल सा आंसर ना। हाँ, तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे कुछ डिपेंड करता है कंडीशन पे, देखो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं, कोलिजन पे डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसका कोलिजन होता है, कभी अंदर डेप्थ में रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लग जाता है, ये सब कंडीशन में मैटर करता है। मेटल का सरफेस भी मैटर करता है बराबर, मेटल का सरफेस भी मैटर करता है। चलो पढ़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल एंड द अदर प्रोसेस, लाइक जैसे कि कोलिजन हो सकता है आफ्टर एमिशन फ्रॉम द सरफेस, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना रहता है, H माइनस। तो मालूम में H क्या है, H वो एनर्जी जो फोटोन लेके आया था, φ0 वाला वो एनर्जी है जो किसने यूटिलाइज किया, इलेक्ट्रॉन ने यूटिलाइज किया नॉक ऑफ होने के लिए, निकलने के लिए, सरफेस से बाहर निकलने के लिए। दिस इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक, देखो कंफ्यूज नहीं होने का, ये है आइंस्टाइन्स का फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन है, ये क्या है, ये आइंस्टाइन ने बनाया हुआ फॉर्मूला, इसके लिए उसका फॉर्मूला है बराबर, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। समझा यार, ये यूज भी किया हमने न्यूमेरिकल में, याद है, के ई मैक्स इज इक्वल टू किया ना हमने, के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या यूज किया था, H माइनस φ0, ये किया हुआ है बराबर। समझा लॉजिक क्या है। हाँ, अब यहाँ पे जरा देखो क्या है, ये जो के ई मैक्स है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। हाँ, क्या ये मेटल के सरफेस पे डिपेंड करेगा, हाँ, क्या ये डिपेंड करेगा समझो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता। चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ एमिटर प्लेट, बताया मेटल पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, वैरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी, सॉरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता ही नहीं है बराबर, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और लीनियरली वैरी करता है। आगे पढ़ाऊंगा ग्राफ में कि वो लीनियरली वैरी कैसे करता है, यहाँ पे ग्राफ वगैरह देखते हैं। चलो तो हाँ, आगे और क्या थे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, सिंपल बता दिया, सब कुछ बता दिया था एकदम डिटेल में। समझा क्या है, आगे बढ़ते हैं। फेलियर ऑफ वेव थियरी इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव थियरी ऑफ लाइट क्यों फेल हो गया एक्सप्लेन करने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सिंपल सा आंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा फिनोमिनन है,
पार्टिकल नेचर दिखाता है, और वेव थियरी ऑफ लाइट कौन से नेचर को लेकर चलता है, वेव। तो यहाँ पे रॉन्ग होना ही था, समझा। देखो क्या क्या रॉन्ग हो गया जरा देखते हैं। चलो बहुत सिंपल सिंपल तीन ही पॉइंट है, पहले समझ लो फिर पढ़ते हैं। पहले समझ लो क्या, देखो पहला पॉइंट में ये है, वेव थियरी ये बोलता है कि चलो ठीक है, फोटोन एनर्जी लेके आया H, उसने एनर्जी किसको दिया, इलेक्ट्रॉन। वेव थ्योरी ये बोलता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है, सरफेस का इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी थोड़ा डेप्थ में जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो पूरा का पूरा जो भी समझो H एनर्जी लेके आया ना, H एनर्जी किसको मिलेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को पहले ना सफिशिएंट एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। ऐसा नहीं कि H एनर्जी मिला डायरेक्ट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कौन बोल रहा है, आइंस्टाइन नहीं, ये है वेव थियरी ऑफ लाइट बताता है। वेव थियरी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि जो भी सरफेस का इलेक्ट्रॉन या फिर जो डेप्थ में इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी H लेके डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता है, वो पहले सफिशिएंट एनर्जी गेन करता है, जो वो एनर्जी जो उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए। समझा, समझ में आ रहा है। ये किसका स्टेटमेंट है, ये वेव थियरी ऑफ लाइट बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, एक बार सफिशिएंट एनर्जी आ जाए तो वो बाहर निकलेगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का ट्रांसफर, उसमें कोई टाइम लैग नहीं है। ये पढ़ाया था मैंने तुमको, टाइम लैग नहीं होता है ना, जो इंस्टेंटली एनर्जी देता है ना, फोटोन इंस्टेंट एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को। ये हमने किधर पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो पार्टिकल नेचर है। और वेव नेचर समझा क्या है, रॉन्ग हो ना, वेव नेचर। अरे ऐसा नहीं बोल सकती वेव नेचर राइट है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन तो क्लियर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि कोई टाइम लैग होता ही नहीं है, नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग है ही नहीं। फोटोन जब एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को तो उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोलता है, टाइम लैग होना चाहिए, थोड़ा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, एक बार सफिशिएंट एनर्जी मिला तो निकलना चाहिए, समझा। लेकिन ऑब्जर्वेशन में हमको ऐसा देखने नहीं मिला, समझा। पहला पॉइंट सिंपल है, चलो पढ़ते हैं फटाक से, पढ़ो क्या। इट वॉज सीन दैट देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। However, रुक जाओ, ये जो स्टेटमेंट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के, कंफ्यूज हो जाते तुम लोग, पढ़ो एक बार अच्छे से क्या बोल रहे हैं। इट वॉज सीन दैट देयर इज नो टाइम लैग, कौन बोलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है ना। अरे नो टाइम लैग कौन बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी तो ये बोलता है कि पहले एनर्जी एक्वायर करेगा, सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा, फिर बाहर निकलेगा, समझा। हाँ तो ये समझा, ये जो पहला स्टेटमेंट है कौन बोल रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द, अब वेव थ्योरी चालू हो रहा है, अब वेव थ्योरी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस विल एब्जॉर्ब एनर्जी, द मेटल सरफेस विल रिक्वायर रीजनेबल, कुछ टाइम लगेगा एक्वायर एनर्जी को एक्वायर करने के लिए, सफिशिएंट एनर्जी बनाने के लिए, रीजनेबल टाइम टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट एनर्जी टू नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा पॉइंट क्या है, समझा। अलग अलग स्टेटमेंट एक में डाला है मैंने। पहला जो स्टेटमेंट वो किसके हिसाब से था, वो फोटो इलेक्ट्रिक है, और ये जो वेव थ्योरी है वो थोड़ा अलग हो गया, समझा। इसके लिए वेव थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाता है। हम बोले कि वेव थ्योरी गलत है, वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में गलत है, समझा। सिंपल सा आंसर। चलो एक सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट इंटेंसिटी के बेस पे, ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा, समझो फोटो सेंसिटिव प्लेट है, उस पर ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट हम लोग मार रहे हैं, समझ में आ रहा है। इंटेंसिटी डायरेक्ट इंप्लाई करता है एनर्जी से। अगर मैं ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट मार रहा हूं मतलब ज्यादा एनर्जी का लाइट मार रहा हूं, ऐसा बोलते हैं, समझ में आ रहा है। ज्यादा इंटेंसिटी किसको इंप्लाई करता है, ज्यादा एनर्जी को। जब ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट मतलब ज्यादा एनर्जी का लाइट फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिरेगा, तो जो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या है, एक बार फिर सुनो, देखो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फिर से एक पॉइंट में दो स्टेटमेंट आएगा, जरा ध्यान दो, एक वेव थ्योरी और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से एक बार फिर से, ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट मतलब कितना एनर्जी, ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को, तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलना चाहिए ना बाहर, बराबर। लेकिन एक्चुअल में जब देखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्या ये के मैक्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये जो चीज है के मैक्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये कौन सा थियरी है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया। वेव थ्योरी क्या बोलता है, ज्यादा काइनेटिक, ज्यादा इंटेंसिटी आया मतलब ज्यादा एनर्जी आया, तो ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा एनर्जी से निकलना चाहिए, वेव थ्योरी है, समझा। जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक में ऐसा होता ही नहीं है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, वो कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं। समझा पॉइंट क्या है, एक बार फिर से बता दो, देखो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वेव थ्योरी के हिसाब से ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलना चाहिए, समझ में आया, अलग अलग हो गया ना पॉइंट, समझा। तो यहाँ पे वेव थ्योरी फेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट राइट है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, ये प्रैक्टिकली देखा गया चीज है, बराबर। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो। सिंस लार्जर इंटेंसिटी इंप्लाइज
लार्जर एनर्जी, यही तो बताया, ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी। आगे द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेक्ट, हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलना चाहिए ना वो। द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एमिटेड विद लार्ज काइनेटिक एनर्जी, बट द ऑब्जर्वेशन सो शोज दैट, ऑब्जर्वेशन कुछ तो अलग ही मिल गया हमको। ऑब्जर्वेशन में ऐसा मालूम पड़ा कि के मैक्स तो डिपेंड ही नहीं करता इंटेंसिटी पे, बट द ऑब्जर्वेशन शोज दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी बट डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट। हाँ, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता ही है, पहले बताया ना तुमको मैंने। अरे सिंपल पॉइंट है, समझा? 2 पॉइंट अपने खाली कंसेप्ट भी याद रखिए, अपने मन से लिख सकते हो तुम ये पॉइंट को, समझा? एक लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट क्या है? हाँ, यहाँ पे वेव थियरी और इसके बारे में है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में। सिंपल चलो ये भी देख लो। देखो इंटेंसिटी से रिलेटेड पॉइंट है, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है? हाँ। और कौन से फ्रीक्वेंसी के आगे रहेगा तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही घुमा फिरा के लास्ट पॉइंट में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक्चुअल में थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि इंटेंसिटी ज़्यादा दिया ना, ज़्यादा इंटेंसिटी दिया ना, या फिर कम इंटेंसिटी दिया, ये पहला वाला पॉइंट है, बहुत पहले पढ़ाया हुआ भी चीज़ें पॉइंट है। इंटेंसिटी कैसे भी हो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये पहले हमने पढ़ा है। लो याद है अल्ट्रावायलेट रेस, लो यूवी रेस का भी, लो यूवी रेस भी दिया, लो इंटेंसिटी का यूवी रेस दिया था तो भी इलेक्ट्रॉन निकला था। तो वहाँ पे मालूम पड़ा था कोई और चीज़ जो मैटर करता है वो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझा? तो वही पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो क्या? वेव थियरी एक्सपेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वॉज लार्ज इनफ। ये समझे पॉइंट क्या है? एक बार फिर से, ये क्या मतलब, ये कौन सा थियरी बोल रहा है? ये वेव थियरी है। वेव थियरी ये बोलता है कि इंटेंसिटी मैटर नहीं करता है, समझा? इंटेंसिटी कितना भी रखो, बराबर, अगर वो एक कुछ पर्टिकुलर लिमिट के आगे का इंटेंसिटी है तो तुम्हारा कोई भी फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी फ्रीक्वेंसी पे निकलता है क्या? नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे निकलता है। एक बार फिर से, वेव थियरी ये बोलता है कि इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर इनफ इंटेंसिटी है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं। एक बार फिर से पढ़ते, पढ़ो क्या? वेव थियरी एक्सपेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन इंटेंसिटी लार्ज इनफ होना चाहिए उस टाइम पे। ऐसा आगे, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाज लार्ज, मतलब कुछ पर्टिकुलर ज्यादा इंटेंसिटी है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे ही निकलता है ना, नो नॉट के आगे ही निकलता है। आगे किधर थे? हाँ, but the observation indicated that for a given metal surface some characteristic frequency nu naught मतलब क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये चाहिए, एग्जिस्ट होता है, बिलो विच, अच्छा इसके नीचे रहेगा तो तुमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा? नहीं, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेर एमिटेड, हाउएवर इंटेंस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वॉस, मतलब इंटेंसिटी था लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे हमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला। समझाए पॉइंट क्या? थर्ड पॉइंट एक बार फिर से जरा देखो, वेव थियरी के हिसाब से अगर तुम्हारा इंटेंसिटी कुछ ज्यादा है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल, क्योंकि वेव थियरी इंटेंसिटी पे पूरा बेस्ड है, ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा एनर्जी वैसा बेस्ड है, वो फ्रीक्वेंसी को देखता ही नहीं है, बराबर। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं होता है। जब ऑब्जर्वेशन में देखा गया तो हमको देखा कि एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, उसके नीचे रहेगा तो तुमको फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जबकि तुम्हारा इंटेंसिटी कितना भी ज्यादा रहने दो। समझा? ये पॉइंट का मतलब है, समझा रहेगा तुमको? इजी है, इतना कुछ हार्ड पार्ट नहीं। चलो नेक्स्ट पढ़ते, पढ़ो क्या? इनवर्स लीनियर डिपेंडेंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द इंसिडेंट वेवलेंथ। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मैथमेटिक्स से ही तुमको समझा दो क्या इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा, बताओ क्या बोलते हैं वी नॉट को? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक्चुअल में माइनस वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन बताया था वी नॉट भी है तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो माइनस ये बताता है कि वो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, याद है ना? रिटार्डिंग, अरे नेगेटिव लगाते रिटार्डिंग, और ये देखा यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है, दो चीज रहता है, ठीक है? तो हम लोग किधर थे? हाँ, मैं तुमको ये बता रहा था, पॉइंट ये है कि जो इनवर्स समझा रहा है अपॉन, ऐसा उल्टा रहेगा अपॉन, इनवर्स लीनियर डिपेंडेंस ऑफ किसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसके साथ? इंसिडेंट वेवलेंथ के साथ। समझा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है कि इंसिडेंट वेवलेंथ है? इंसिडेंट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग रहता है, समझा? हाँ, तो ये जो तुम्हारा है क्या बोलते हैं बताओ? वी नॉट को स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इंसिडेंट वेवलेंथ है उससे कैसा वेरी करता है? इनवर्स लीनियर, मतलब इनवर्स, और उसका ग्राफ बनाया तो लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और कुछ नहीं, समझा? इनवर्सली वेरी करता है। कैसे मालूम पड़ा इनवर्स? चलो दिखाता हूँ। देखो क्या ये इक्वेशन राइट है? के मैक्स इज इक्वल टू एच नु माइनस फाई नॉट। ये क्या बताया यहाँ पे? सिखाया था तुमको, बराबर। के कौन सा एनर्जी? ये वो एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन के पास जब वो निकल चुका है, बराबर, और उसके बाद कितना एनर्जी रहेगा? एच नु माइनस फाई नॉट। कहाँ गया ये एनर्जी? कहाँ गया था फाई नॉट? सरफेस से बाहर निकलने के लिए, नॉक ऑफ होने के लिए निकाला था, बराबर, ठीक है? तो ये राइट है ना इक्वेशन, एच नु माइनस फाई नॉट। नू के बारे में तुमको मालूम है? नू के बारे में, नू इधर लिखा भी था क्या? नू के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ठीक है?
माइनस फाई नॉट को वहां लेके जाओ, और एक बात याद करो, अगर के ई मैक्स, ये सिखाया हुआ चीज है, याद होना चाहिए, अगर के ई मैक्स ई वी नॉट से मैच हो जाता है तो क्या तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब एंड तक पहुंचेगा, वो लास्ट कलेक्टर प्लेट तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। अगर के ई मैक्स लेस देन ई वी नॉट है, क्या पहुंचेगा कलेक्टर प्लेट तक तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रॉन, इधर भी नहीं पहुंचता, ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा होना चाहिए ना, इससे ज्यादा एनर्जी रहेगा तो ही जाके, इक्वल रहेगा तो भी एंड तक पहुंचे गिर जाता है, बताया था ना तुमको, मैंने बताया था ना। हाँ, तो क्या मैं के, अगर समझो मैं बोल रहा हूँ कि एंड तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो क्या मैं ये रिलेशन यूज कर सकता है? अरे नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा तो यूज कर ही सकते हैं ना, पहुंच रहा है इसका मतलब है वो ग्रेटर देन ई वी नॉट यूज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक तब पहुंचेगा जब तुम्हारा के ई मैक्स ई वी नॉट से ज्यादा रहेगा, बराबर। जरा एक पॉइंट पढ़ो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 पॉइंट पढ़ो, के ई मैक्स नहीं, इसका आ गया थियरी, हाँ ये पढ़ो, फोटो करंट वाला पॉइंट पढ़ो, इजी है, पढ़ो। फोटो करंट बिकम्स 0, मतलब पहुंचा क्या फोटो इलेक्ट्रॉन, नहीं, मतलब मैं यूज करूँ ये वाला कंडीशन, कर सकते हैं। फोटो करंट बिकम्स 0 व्हेन, कब लिखा है वहां पे, के ई मैक्स कितना होना चाहिए, ई वी नॉट, तो तुम्हारा फोटो करंट 0 हो जाता है, फोटो करंट मिलेगा ही नहीं। चलो मैंने के ई मैक्स ये बोलो क्या डाल दिया, ई वी नॉट, क्यों ऐसा पुट किया, अरे तुमको रिलेशन में तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए ना, क्या इस फॉर्मूले में स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है, नहीं, तो मैंने देखो इंसर्ट कर दिया, देखो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो तुम्हारे पास ई वी नॉट का आंसर कितना है, एच न्यू माइनस फाई नॉट, फाई नॉट यहाँ पे रहने दो, वैसे तुमको सिर्फ जरूरत किसका है, वी नॉट का है ना, तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का देखना है ना, वेरिएशन, तो मैंने वी नॉट को यहीं पे रखा, थ्रू आउट ई से डिवाइड कर दिया, समझ लो, थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दिया, ई से। एच न्यू तो पहले था, इसके नीचे क्या आ गया, ई, फाई नॉट भी पहले था, इसके नीचे क्या आ गया, ई, इसके जब नीचे ई आ रहेगा तो ई कैंसिल हो गया रहेगा। हाँ, अब तो सिंपल सा आंसर देखो, याद करो, जब भी हम लोग वर्क फंक्शन को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तुमको न्यूमेरिकल में कराया मैंने ये चीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाता है, फाई नॉट है मतलब वो जूल में आंसर आएगा, याद है हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करते थे उसको, बराबर, तो तुम्हारा आंसर किस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब ये एनर्जी है, क्या ये एनर्जी है, फाई नॉट अपॉन ई भी एनर्जी है कि कुछ और चीज है, एनर्जी ही है, किस में एनर्जी बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या एच न्यू भी एनर्जी था, ये एच न्यू एनर्जी किस में था, जूल में था, जब मैं एनर्जी को डिवाइड कर दूं चार्ज से तो वो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी एनर्जी है और ये भी क्या है, एनर्जी। अब जरा एक पॉइंट बहुत जरा ध्यान समझो, इतना इजी चीज नहीं सिखा रहा हूं तुमको, थोड़ा हाई लेवल में सिखा रहा हूं, देखो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, देखो मैथमेटिक्स तो किसको भी आता है, मतलब समझो उसका फिजिक्स, उसके पीछे फिजिक्स क्या है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, बराबर। ये क्या बोलते हैं बताओ इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक कुछ तो वैल्यू होता है ना, जिसपे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचा ही नहीं और तुमको फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो करंट मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ तो वैल्यू रहेगा ना। अरे कोई तो एक सरफेस के लिए एक डेफिनाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है हर एक सरफेस के लिए, कि मतलब वो एमीटर को उतना अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया या फिर जो भी रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना दिया तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, तुमको फोटो करंट मिलेगा ही नहीं, वो वैल्यू सुनो। क्या नू को मैं लिख सकता हूँ सी बाय लैम्डा, अरे बोलो लिख सकते हैं, तो मैंने नू के जगह पे सी बाय लैम्डा यहाँ पे लिख दिया, देखो ये देखो एच अपॉन ई एज इट इज है, एच अपॉन ई, नू के जगह बताओ क्या आ गया, सी बाय लैम्डा, और ये वाला पार्ट एज इट इज। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये अभी भी एनर्जी है, क्या ये भी एनर्जी है, अरे एनर्जी ही तो है ये भी, किसमें, इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, बराबर ना। अरे मैंने खाली नू को तो सी बाय लैम्डा लिखा है ना, डायमेंशन तो वही मिलेगा तुमको, बराबर वही डायमेंशन मिलेगा, तो ये भी एनर्जी और ये भी क्या है, एनर्जी, ओके। अगर मैंने लैम्डा का आंसर ले लिया लैम्डा नॉट, क्या ले लिया, जैसे नू नॉट मालूम है तुमको, नू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके आगे फ्रीक्वेंसी रहा तो फोटो करंट मिलता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैंने लैम्डा के जगह पे लिख दिया लैम्डा नॉट और इसके नीचे है, समझो लैम्डा नॉट के नीचे वेवलेंथ है, तो क्या तुमको फोटो करंट मिलेगा, मिलेगा, उल्टा रहता है ना। अरे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा रहता है, अगर मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे फोटो करंट मिल रहा है मतलब मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नीचे फोटो करंट मिलेगा, समझाना चाहिए तुमको, ये मैथमेटिक्स चीज है बराबर। हाँ अच्छा, तो क्या तुमको लैम्डा, अगर समझो मैंने लैम्डा के जगह पे लैम्डा नॉट डाल दिया, लैम्डा के जगह क्या डाल दिया, तो क्या अब तुमको मिलेगा, अब फोटो करंट मिलेगा, लैम्डा के जगह लैम्डा नॉट आ चुका है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर से सुनो नहीं समझा तुम कभी, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे अगर फ्रीक्वेंसी है तो फोटो करंट मिलता है, हाँ
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नीचे अगर वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ, तो क्या फोटोकरेंट मिलेगा? मिलेगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे मिलता है क्या? नहीं मिलता। ये तो बोल रहा हूं, अगर मैं लैम्बडा के जगह लैम्बडा नॉट डाल दूं, बराबर, लैम्बडा के जगह पे क्या डाल दूं, तो क्या तुमको मिलेगा फोटोकरेंट? नहीं मिल सकता। यही लास्ट पॉइंट है। पढ़ो क्या अब और रिलेशन हो गया। देखो ना, प्रूव कर दिया मैंने, ये देखो मैंने प्रूव कर दिया। बताओ क्या बोलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है? बराबर ना, राइट है। देखो प्रूव कर दिया ना इनवर्स रिलेशन। हाँ, अब इसके बारे में और समझो। लैम्बडा के जगह लैम्बडा नॉट डाल दो तो नहीं मिलेगा तुमको फोटोकरेंट। पढ़ो अब और रिलेशन सेज दैट विथ इंक्रीज इन द वेवलेंथ, अगर मैंने वेवलेंथ बढ़ा दिया, अगर मैंने वेवलेंथ बढ़ाया, करना क्या चाहिए था? कम करना है, बढ़ा दिया। लेकिन ना above relation says that if the increase in the wavelength with the increase in the wavelength stopping potential decrease, obvious है अगर मैं ये बढ़ाऊं तो इसको तो कम होना ही है, दोनों इनवर्सली है ना, बराबर है। आगे and becomes जीरो। कौन जीरो बनेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉप पोटेंशियल कितना बन जाएगा? जीरो। कब? फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझा? तुम्हारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या बन जाएगा? जीरो। ये ना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जरा ध्यान से समझो क्या हुआ। देखो यहाँ पे देखो, तो हम लोग ने इससे चालू किया था ना, के मैक्स से, बराबर, के मैक्स से चालू किया था। के मैक्स का आंसर h2 माइनस फाइव नॉट लिखा, बराबर। फिर के मैक्स के पे के मैक्स का वैल्यू डाल दिया, कितना था? ई वी नॉट, बराबर, ई वी नॉट। फिर थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दिए? ई से डिवाइड कर दिए। समझा? दोनों क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ रहा ना बालाजी। दोनों दे, दोनों कैन दे दें, एक उधर भी है देख। हाँ, तो समझ में आया पॉइंट क्या था यहाँ पे? फिर हम लोगों ने थ्रू आउट ई से डिवाइड किया, याद है? जैसे ई से डिवाइड किया, हमको किसका आंसर मिल गया? वी नॉट मिल गया। वी नॉट कितना मिला तुमको? एच सी अपॉन लैम्बडा ई माइनस फाइव नॉट बाय ई, बराबर। और बताया कि यहाँ पे तो इनवर्स रिलेशन है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर नो नॉट से ज्यादा, बराबर, सॉरी लैम्बडा नॉट से अगर ज्यादा है, अगर वेवलेंथ तुम लोग लैम्बडा नॉट से ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा नो नॉट कम हो जाएगा ना, इनवर्स है तो सिंपल लॉ है, सिंपल सा लॉजिक है। और बताया कि अगर तुम लोग लैम्बडा के जगह पे लैम्बडा नॉट पुट कर देंगे, लैम्बडा की जगह पे क्या पुट कर दे रहे हैं? लैम्बडा नॉट। अगर तुमने लैम्बडा के जगह पे लैम्बडा नॉट पुट कर दिया तो तुम्हारा ये थ्रेशोल्ड जो, सॉरी थ्रेशोल्ड क्या बोलते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? बोलो। हाँ ठीक है, तो किधर थे हम लोग? हाँ, ये समझा पॉइंट क्या हुआ? चलो आ जाते हैं वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग। अच्छा, इसमें ना मैंने तुमको एक पॉइंट नहीं पढ़ाया यहाँ पे, चलो ये पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहाँ पे सेम रिपीट होने वाला आगे। यहाँ पे देखो, पॉइंट ये है कि हम लोग ना दो चीज को कांस्टेंट रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? दो चीज को। दो चीज वो कौन सा है? एक तो तुम्हारा है इंटेंसिटी, एक क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो रेडिएशन, वो इंटेंसिटी। और दूसरा है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या? दो चीज बोलो कौन सा है? एक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन और दूसरा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर ये दो चीज को मैंने कांस्टेंट रख दिया और मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, किसको चेंज कर रहे हैं हम लोग? अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। समझ में क्या स्टेटमेंट बोला? एक बार फिर से, कौन सा दो चीज कांस्टेंट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन और दूसरा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर ये दो चीज को मैं कांस्टेंट रख दूं तो वो टाइम पे क्या रहेगा? अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को उस टाइम पे चेंज किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो किस में चेंज होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यही पहला पॉइंट है। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो क्या? ड्यूरिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन चेंज कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देखो ये कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट, और एक चीज कांस्टेंट, एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट। देन सैचुरेशन करंट, ये दिख रहा है सैचुरेशन करंट, ये सैचुरेशन करंट कैसा रहेगा? सेम। लेकिन तुम्हारा जो दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा, बराबर। कहाँ थे हम लोग? पोटेंशियल कांस्टेंट, देन द सैचुरेशन करंट रिमेन सेम बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट चेंज। मैंने तुमको शायद थ्योरी में ये नहीं बताया, सैचुरेशन करंट के बारे में नहीं बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। उसमें क्या है? एक नया पॉइंट है, दो चीज कांस्टेंट, बोलो कौन सा है? इंटेंसिटी कांस्टेंट और क्या? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट। क्या चेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करे तो किस में फर्क नहीं पड़ रहा है? सैचुरेशन करंट में फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एक ही है, वो एक ही है। फर्क किस में पड़ रहा है? यही तो आंसर है पहले पॉइंट का, समझा? ये इधर भी आएगा, ये पॉइंट इधर भी है, समझा? और बाकी तो थियरी एक बार पढ़ लो, बाकी तो डेरिवेशन तुमको सिखाई दिया। पढ़ लो फटाफट, क्या है? पढ़ो। कंसिडर अ फोटोन विथ फ्रीक्वेंसी कितना? नो आर इंसिडेंट ऑन द मेटल। देखो ये नो वाला फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा फोटोन आ रहा है, क्या ये नो वाला फ्रीक्वेंसी नो नॉट से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा रहेगा तभी तो बनेगा ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस सच दैट द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द एमिटर सरफेस विथ के मैक्स। बाहर आ रहा है ना? अरे के मैक्स से तो बाहर आता है इलेक्ट्रॉन, पढ़ा ना तुमको ये चीज, ठीक है। आगे लेट क्या है? माइनस वी नॉट, क्या बोलते हैं उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव द काइनेटिक एनर्जी मोर देन
ई वी नॉट, ये दिखाई दे रहा है, अभी तुमको जस्ट बताया था मैंने, अगर ज्यादा एनर्जी रहेगा के ई मैक्स का आंसर ई वी नॉट से ज्यादा रहेगा तो ही तुमको मिलेगा ना फोटो करंट, ये बताया था, वही पॉइंट आ गया। देखो किधर थे हम लोग, इफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड बोला मतलब निकल चुका है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए फिर तो ना, ये तो होना ही चाहिए। इफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स किधर गया, हाँ, will have kinetic energy more than ev naught, होना ही चाहिए था, then the electron can reach the रीच होएगा ना, वहां तक ज्यादा एनर्जी है ना, कलेक्टर तक पहुंच जाएगा बराबर से, एंड द करंट फ्लोस, ये तो आगे तुमको सिखा दिया मैंने, समझा, बोलो ठीक है। आते हैं वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम लोग रिलेशन देखते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, बराबर, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, जरा ध्यान दो। दो अलग अलग मेटल प्लेट लिया है, क्या लिया है, दो अलग अलग, एक मेटल ए का प्लेट और एक मेटल बी का बराबर, क्या देखो क्या यहाँ पे चेंज कर रहे हो, देखो क्या चेंज कर रहे हो तुम लोग, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, किस में इफेक्ट देख रहे हो तुम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल में इफेक्ट देखने जा रहे हो तुम लोग, दो अलग अलग मेटल तुम्हारे पास, एक मेटल ए और दूसरा मेटल बी है, बहुत सिंपल सा आंसर है। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो सॉरी ये जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर वैरी करता है, कैसे वैरी करता है, कैसे मालूम पड़ा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लीनियर होता है ना, स्ट्रेट लाइन तो लीनियर होता है, समझा, मालूम है ना तुमको ये चीज, मालूम है बराबर। तो जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वैरी कर रहा है, लीनियर वैरी करता है। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे दो अलग अलग मेटल सरफेस के लिए तुम्हारे पास दो अलग अलग लाइन आया, दो अलग अलग लीनियर अरेंजमेंट है, बराबर, अलग अलग मेटल, अलग अलग मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम सेम एक ही अलग अलग है, बताओ, अलग अलग है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, याद है, जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड किस पे करेगा, मेटल के सरफेस पे डिपेंड करता है, बराबर। एक बार फिर से, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर दोनों का ग्राफ देखा तो वो लीनियर ग्राफ आता है, लीनियर ग्राफ आता है। दो अलग अलग मेटल के लिए तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसा है, अलग अलग है ना, अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बराबर। अच्छा, ये दोनों का अगर मैं दोनों को पीछे पीछे प्लॉट करूं, ये दिखाई दे रहा है, ऐसा पीछे पीछे प्लॉट करूं, बोलो ये क्या मिला है, हाँ ये अलग अलग ही सेम सेम है, अलग, क्योंकि मेटल सरफेस ये अलग अलग था, समझा। इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगेगा या फिर जो भी पोटेंशियल लगेगा वो कम है कि ज्यादा है, इसके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए इतना ही है, इसके लिए अलग अलग मेटल है ना, कम ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली बोलना चाहिए अलग अलग है ना, दोनों में अलग अलग है, बराबर, समझा, अलग डिफरेंट है ऐसा। अब जरा एक और पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे जरा समझो, जब ये दोनों मेटल का स्लोप निकाला गया ना, दोनों का स्लोप निकाले हम लोग, बराबर, स्लोप मालूम है ना सबको, जब ये दोनों मेटल का हम लोगों ने स्लोप निकाला, बराबर, डेल्टा वी नॉट जो y में चेंज है और डेल्टा नू जो तुम्हारा x में चेंज है, ये दोनों स्लोप सेम सेम मिल गया, सेम रहेगा ना, ये तो मैथ्स भी बोलता है ना, हाँ, इससे मालूम क्या पड़ेगा, वो देखो देखो दोनों का स्लोप कैसा है, सेम, ये तो मैथ्स भी बताता है कि दोनों का स्लोप सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है, दोनों का स्लोप सेम था लेकिन दोनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग था, ये मालूम पड़ा, बराबर, समझ में आ रहा है, और मैथ्स भी क्लियर बोलता है, पैरेलल है तो अलग अलग जगह ही पे कट करेगा ना, समझ में आ रहा है, सिंपल लॉजिक है, दो अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है लेकिन दोनों का स्लोप सेम सेम है, समझा, समझ में आ रहा है, स्लोप सेम सेम, इसका मतलब क्या है, हर मटेरियल के लिए तुम्हारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वर्सेस तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो लीनियर आएगा, स्लोप सेम का मतलब ये होता है, समझा, और अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो तुमको देख के प्लॉटिंग करने में मालूम पड़ी गया, समझा लॉजिक क्या है, क्या चेंज किया बताओ, फ्रीक्वेंसी, और क्या नोट किया हम लोग ने, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर, अलग अलग तुमको मिल रहा है, अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, बराबर, अलग अलग मेटल के लिए क्या दोनों का स्लोप सेम सेम है, सेम सेम, बस यही पॉइंट है, चलो पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ो क्या, ग्राफ शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टू डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्लोप सेम सेम, आगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वैरीज, अभी बताया लीनियरली वैरी करता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, बराबर, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, जरा ध्यान दो, ये जो तुम्हारा देखो ये है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाता है, कब, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ है ना, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले लाइन पे तुम्हारा ये तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, जीरो है, बराबर, ठीक है, ऐसा एक और बार हो चुका है, एक और बार हो चुका मालूम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आता है, जीरो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे भी तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो आता है, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, याद है क्या, भूल गया, इधर देखो एक बार फिर से देखो, देखो क्या हुआ, देखो खुद ही यहाँ पे समझ लो, इधर देखो
तुमको एकदम पूरा प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो ये वी नॉट याद है क्या था, एच नू अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई ना, ये तो पहले का रिलेशन है। अरे सब कुछ यहीं पे पूरा का पूरा आंसर तुमको आइंस्टाइन के रिलेशन में सब कुछ मिल जाता है। देखो अगर मैंने नू के जगह पे लिख दिया नू नॉट, नू के जगह पे क्या लिख दिया, नू नॉट लिख दिया बराबर। अगर मैंने नू के जगह पे नू नॉट लिख दिया, इसका मतलब है कि ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते तो कुछ तो एनर्जी मिलता है बराबर। अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट को नू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्चुअल में इसका आंसर फाई नॉट हो जाएगा। h इंटू नू नॉट क्या हो जाएगा, फाई नॉट अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई, तुम्हारा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अरे ये मालूम है क्या है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है ना, फाई नॉट ये जो है ये एनर्जी है, ये वो वाला एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने लगता है। बोलने का सिंपल सा मतलब है, अगर तुम लोग फ्रीक्वेंसी के जगह पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, या फिर तुम लोग वेवलेंथ के जगह, ये नू नॉट से तो आया था याद है, नू नॉट को अगर मुझे लिखना है तो मुझे सी अपॉन लैम्डा नॉट लिखना पड़ेगा बराबर, माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अगर मैंने वेवलेंथ के जगह पे भी ये देखो कौन सा वेवलेंथ डाल दिया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो भी तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये पॉइंट को जरा समझो बराबर, समझा बराबर। हर एक थ्रेशोल्ड चीज के लिए वेवलेंथ रहने दो या तो फ्रीक्वेंसी रहने दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। समझ में लॉजिक क्या है, चलो यही तो लिखा है ना वहां पे, क्या वैल्यू मैच हुआ, इक्वल टू फाई नॉट नहीं बोल सकते, फाई नॉट का एक्चुअल आंसर तो ईवी में रहता है बराबर, ईवी नॉट ऐसा रहेगा, ऐसा बराबर, दोनों का वैल्यू मैच हो जाएगा, वैल्यू मैच हो जाएगा दोनों का, ऐसा हो जाएगा क्या, दोनों एनर्जी है और इसका डायरेक्ट कैंसिल होकर आंसर 0 भी आ सकता है, ऐसा है। अगर कुछ अलग अलग पैरामीटर है तो मेरे को और देखना पड़ता है, लेकिन क्लियर दिख रहा है कि दोनों एनर्जी है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता है, सेम हो जाएगा, दोनों एनर्जी है ना डायमेंशंस में बराबर, ठीक है। तो हम लोग इधर थे ना कि दो अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो दो अलग, ध्यान दो बात नहीं, दो अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो कितना आ जा रहा है, 0। कौन सा भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो उस पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 ही होने वाला है। आगे नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट फॉर डिफरेंट, जल्दी जल्दी पढ़ो, फॉर डिफरेंट मेटल्स द स्लोप्स ऑफ सच स्ट्रेट लाइन्स आर सेम, पहले बता दिया स्लोप सेम रहेगा क्योंकि ग्राफ के हिसाब से पैरेलल लाइन्स है। आगे एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस, ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस आर, नहीं कुछ अलग, कुछ भूल गए यहाँ पे, इधर तक पढ़ा था, आर सेम बट द इंटरसेप्ट, ये दिख रहा है दोनों का इंटर मतलब कट करें ना, एंड द इंटरसेप्ट, कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी वाले एक्स पे इंटरसेप्ट हो रहा है, और ये दिखाई दे रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले एक्स पे भी तो इंटरसेप्ट हो रहा है। अलग अलग इंटरसेप्ट की सेम इंटरसेप्ट है, अलग अलग यही पॉइंट है। चलो देखते हैं, बट द इंटरसेप्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस आर डिफरेंट, अलग अलग है। ये बताता है, ये जो अलग अलग इंटरसेप्ट वो ये बताता है कि दो अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा दो अलग अलग मेटल सरफेस के लिए बराबर। आगे इंप्लाइंग दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, खत्म। समझा पॉइंट क्या है, इजी है, मतलब तुमने यहाँ पे क्या, चलो ये पॉइंट तो सिखा दिया तुमको पहले मैंने, ये अरे ये तो यहीं पे आया था याद है, किसको कांस्टेंट रखा था बताओ, इंटेंसिटी का जो रेडिएशन का इंटेंस उसको कांस्टेंट, और कौन सा, हाँ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये था कांस्टेंट, किस में चेंज किया, फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, मालूम पड़ा क्या सेम रहता है, सैचुरेशन करंट सेम, लेकिन तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट लिखा, डायरेक्ट पढ़ो क्या, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज चेंज किया था अपन याद है, कीपिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट, सैचुरेशन करंट मिलेगा सेम, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। समझा, सिंपल समझा लॉजिक क्या है, बोलो चलो अभी थियरी कंसेप्ट हो जाएगा फटाफट। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या क्वेश्चन, व्हाट कॉसेस, पढ़ो, चेंज इन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये पहले पढ़ा है हमने, याद एक क्वेश्चन पढ़ा है कि सरफेस से या जो भी मेटल के सरफेस जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है। अरे काइनेटिक एनर्जी मतलब ही वेलोसिटी, बराबर ना, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा वेलोसिटी, मास थोड़ी चेंज होता है, अरे मास थोड़ी रहेगा, समझा चेंज, समझा। चलो तो यही बोल रहे हैं हम लोग कि जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटो इलेक्ट्रॉन बन के, उसके पास अलग अलग वेलोसिटी क्यों है, तुमको आंसर इसका पहले से मालूम है, कोई कोलिजन करके निकलता है, हर एक जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके पास अलग अलग एनर्जी रहता है सॉलिड के अंदर, बराबर मालूम है ना, कोई सरफेस से बाहर आने, कोई डेप्थ में रहता है, टाइम लग जाता है, समझा, ये सब लॉजिक है। चलो इसके बारे में ये कुछ नया चीज नहीं है, थियरी पढ़ के सुनाता हूँ। चलो पढ़ो क्या पहला पॉइंट, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज के ई मैक्स बोला तो मैं मैक्सिमम वेलोसिटी लिख सकता हूँ, बताया के ई मैक्स का आंसर होता है हाफ mv स्क्वायर, लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द, अरे ये तो इधर ही पढ़ा अपन, ये देखो इधर के ई मैक्स किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है एमिटर प्लेट,
अरे ये क्या पढ़ा यहाँ पे, एमिटर प्लेट पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये सब पॉइंट है। चलो ठीक, किधर थे हम लोग पढ़े, हाँ, के मैक्स डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल वी, जो पोटेंशियल लगाया तुम लोग, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जो भी रहेगा, पोटेंशियल वी लगाया फॉर अ गिवन एमिटर प्लेट एंड फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता ही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इफ द मटेरियल इज चेंज, सोचो अगर मटेरियल चेंज किया तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नहीं चेंज, मटेरियल अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से। इफ द मटेरियल इज चेंज और द फ्रीक्वेंसी इज चेंज, के मैक्स चेंजेस, मालूम है हमको, सिंपल सिंपल से पॉइंट आगे। पॉइंट नंबर 3, इवन फॉर वेरी स्मॉल इंसिडेंट इंटेंसिटी, बराबर अगर कम इंटेंसिटी रहा लेकिन मेरा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन मिलता है ना। अरे इंटेंसिटी हमारे लिए मैटर नहीं करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, समझा, हाँ, हमारे लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैटर करता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इवन द स्मॉल वेरी स्मॉल इंसिडेंट इंटेंसिटी इफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लार्जर, मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा ही रहेगा देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, के मैक्स फॉर अ गिवन सरफेस ऑलवेज रिमेन्स सेम। एक सरफेस के लिए एक ही के मैक्स रहता है ना, बराबर ऐसा, हाँ, फॉर अ गिवन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करो तुम्हारा के मैक्स है, तो इधर भी देखा अपन, फ्रीक्वेंसी चेंज करो तुम्हारा के मैक्स चेंज होता है, सिंपल, घुमा फिरा के वही पॉइंट आ रहा है। चलो लास्ट जल्दी पढ़ो, क्या है, के मैक्स और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वो इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है, एक्चुअल में इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता ही है, बराबर, हाँ, एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड अप्लाइड पोटेंशियल। यहाँ पे एक्चुअल में इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, बराबर। बोलने एक ही बात तो मालूम पड़ा यहाँ पे हमको कि जो तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, वो अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, वो तुम्हारे मेटल के सरफेस पे डिपेंड करेगा, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। यही तो कभी से चल रहा है, बराबर। एक लास्ट पढ़ो, क्या है, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द, यही का आंसर है, घुमा फिरा के वापस इसी का आंसर। सोचो क्या क्या पढ़ा रहे बताओ, इंक्रीज इन द, फर्क पड़ेगा कुछ, इंटेंस मैटर नहीं करता हमारे, क्या मैटर करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट चेंजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हाँ देखो ये भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला कंसेप्ट है। देखो किसमें चेंज किया बताओ, क्या बढ़ाया, तुम बताओ क्या बढ़ा रहे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे, बराबर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है क्या, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है उस इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, पहली बात ना, हाँ ये तो एक आंसर है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, बराबर ना, मतलब क्या बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के मिलना चाहिए, बराबर ना। ये थोड़ा दिमाग तो ऐसा काम करता है, देखो सब लोग ध्यान दो, पीछे लोग भी इधर देख लो, वहाँ वेव थ्योरी के हिसाब से जरा सोच रहा हूँ मैं, जरा देखो, अगर मैंने एक्चुअल में इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी ही होता है, वेव थ्योरी तो कहीं भी इंटेंसिटी मतलब एनर्जी होता ही है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊँ मतलब मैं एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी दे रहा हूँ, बराबर ना, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो तो सिर्फ के मैक्स से निकलेगा, और वो सरफेस के लिए के मैक्स कांस्टेंट रहता है, मालूम है ना, आवाज मत करे वाला जी, जो के मैक्स है, बराबर, के मैक्स ये ज़्यादा कम हो सकता है क्या, ये एक सरफेस के लिए कांस्टेंट रहता है, जब पढ़ा है ना तुमको, एक सरफेस के लिए के मैक्स कांस्टेंट रहेगा, बराबर, ये कम ज्यादा नहीं हो सकता। मेटल सरफेस चेंज करो, फ्रीक्वेंसी चेंज करो तो जाके चेंज होएगा, बराबर, एक सरफेस के लिए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हारा के मैक्स उतना ही रहता है। तो जो ज्यादा इंटेंसिटी दिया, जो ज्यादा एनर्जी दिया, वो एनर्जी गया कहाँ पे, समझ क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन जरा समझो, इंटेंसिटी आया मतलब ज्यादा एनर्जी आया ना, ज्यादा इंटेंसिटी का रेडिएशन आ रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी आ रहा है। जैसे ही फोटो सेंसिटिव मेटल पे गिर रहा है, बराबर, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलता है वो तो बराबर के मैक्स से ही निकल रहा है, बराबर ना। तुम लोग ज्यादा दो या फिर थोड़ा कम दो या फिर कम ही दो, बराबर, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने से निकल रहा है, के मैक्स। तो ये एनर्जी गया किधर, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ जा रहा है, समझा, क्या वो लॉस हो रहा है, बराबर, समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्वेश्चन ये है, देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि जो एनर्जी है, बराबर, एनर्जी को सोचो, एनर्जी मतलब फोटॉन्स, एनर्जी मतलब क्या, ये बोल, ये लॉजिक क्लियर नहीं रहता, इसके लिए यहाँ पे गलत हो जाता है। ज्यादा एनर्जी है मतलब एक्चुअल में ज्यादा एनर्जी आ रहा है कि ज्यादा फोटोन आ रहा है, एनर्जी को फोटॉन्स के फॉर्म में देखो, बराबर, पहले सिखा दिया ना, फोटॉन्स मतलब एनर्जी, ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है इसका मतलब ज्यादा फोटॉन्स आ रहा है, क्या आ रहा है, ज्यादा फोटोन। ज्यादा फोटोन आने दो, वो फोटोन अपना एनर्जी यहाँ पे देगा, बराबर, विदाउट एनी टाइम लैग, जो तुम्हारा पूरा का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलता है, और इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलता है, के मैक्स। सबसे मेन आंसर यही है, एनर्जी मतलब क्या समझो, फोटो, एनर्जी को फोटोन से रिलेट करो, समझा, ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं इसका मतलब ज्यादा एक्चुअली तुम फोटॉन्स दे रहे हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा इंटेंसिटी है, समझा आंसर क्या। चलो पढ़ते, यही घुमा फिरा के यही चीज आएगा, पढ़ो। ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन
करस्पॉन्ड, किसको करस्पॉन्ड करता है? नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी एक्चुअल में डिपेंड करता है फोटोन, समझा? ज्यादा मतलब ज्यादा फोटोन, ऐसा लॉजिक है। एंड नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ फोटोन, बराबर? एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं, समझा? फोटोन ज्यादा तुम लोग इंटेंसिटी दे रहे हो मतलब ज्यादा फोटॉन्स दे रहे हो, ऐसा लॉजिक है। नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द मेटल सर्फेस। इसका मतलब नहीं कि तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो तुमने फोटोन का एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू से बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। फोटोन का एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू ही है, समझा? फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ाया, फोटोन बढ़ा दिया, समझा? लॉजिक ये है, मतलब नेट एनर्जी देखेंगे तो तुमको ज्यादा मिलेगा, ऐसा लॉजिक है। तो किधर थे हम लोग? हाँ, ये ईच फोटोन हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये हमको मालूम है चीज। आगे, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, मतलब इस पे डिपेंड करेगा, ये बढ़ नहीं सकता, ये फोटोन के पास इतना ही रहता है, ये कम ज्यादा नहीं हो सकता है। आगे, वेयर नो इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, राइट है। दस देयर इज नो एक्स्ट्रा एनर्जी, कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं दिया तुमने ज्यादा फोटॉन्स दिया था, एनर्जी ज्यादा दिया ही नहीं है, समझा? ज्यादा इंटेंसिटी दिया का मतलब हो सकता है ज्यादा एनर्जी दिया, लेकिन उसका मतलब है एक्चुअल में ज्यादा फोटॉन्स दिया तुमने। तो ज्यादा फोटोन दो, कितना भी फोटोन दो, मेटल सर्फेस जितना इलेक्ट्रॉन हो तो उतना ही देगा। ये पहले ही पढ़ा है तुमने, कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ एक टाइम बाद तुमको सैचुरेशन करंट मिलने चालू हो जाता है। सरफेस के पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो तो उतना ही देगा ना, तुम कितना ही फोटॉन्स दो उसको, सिंपल लॉजिक है। दस देयर इज नो एक्स्ट्रा एनर्जी, से तुमने कोई ज्यादा एनर्जी नहीं दिया है वहां पे, समझा? एंड नो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस जब ज्यादा एनर्जी दिया तुमने तो एच ही दिया, तो एनर्जी लॉस भी नहीं हुआ, समझा? ऐसा मत सोचो कि ज्यादा एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन के मैक्स लेके निकल रहा है मतलब थोड़ा एनर्जी डिसिपेट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझा? एनर्जी E इज इक्वल टू एच ही आ रहा था, ज्यादा फोटॉन्स के फॉर्म में आ रहा था, समझा? ज्यादा फोटॉन से कोई मतलब नहीं, सरफेस के बाद जितना इलेक्ट्रॉन वो तो उतना ही इलेक्ट्रॉन देगा, समझा? तो इलेक्ट्रॉन के मैक्स की एनर्जी से निकलता है, कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, समझा? एनर्जी कोई लॉस नहीं है। दस देयर इज नो एक्स्ट्रा एनर्जी इंसिडेंट ऑन एंड नो एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, टाइम लैग है ही नहीं, टाइम लैग है ही नहीं, टाइम लैग रहता तो एनर्जी का लॉस हो सकता है, समझे पॉइंट मैंने क्या बताया? टाइम देंगे ना तो एनर्जी का लॉस हो सकता है, टाइम दिया ही नहीं, सोचो ना, टाइम दिया ही नहीं, अरे एनर्जी डेसिपेट करने के लिए टाइम लगता है, मालूम है? एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए टाइम लगेगा। एक कोई चीज़ है वो एक ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तुमको क्या तुम उसको इंस्टेंटली ठंडा कर सकते हैं? टाइम देना पड़ेगा एनर्जी को डेसिपेट होने के लिए ना, टाइम दिया ही नहीं, नो टाइम लग, इधर पढ़ा है अपन ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम लग होता ही नहीं है। जब टाइम लग हुआ नहीं तो जितना भी एनर्जी है पूरा का पूरा एनर्जी किसको मिल गया? इलेक्ट्रॉन को मिला। वहाँ टाइम का मतलब वहाँ पे एक्चुअल में टाइम तो गया ही नहीं, पहली बात, कुछ टाइम का लैग नहीं है, कुछ एनर्जी का भी लॉस नहीं है, समझो पॉइंट क्या है? ये सब एमसीक्यू वगैरह में आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसका लॉस नहीं होता है, बराबर? ये सब मैं टेक्स्ट बुक के अंदर से ढूंढ के निकाला हुआ पॉइंट है, एकदम ऐसा नहीं लिखा, तुमको लगता रहेगा अभी जो मैं पढ़ा रहा है थोड़ा अलग अलग चीज़ से, बराबर? सब पढ़ा दिया, अच्छा मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन निकाल के पढ़ा रहा है, समझो पॉइंट क्या पढ़ा आज? बोलो। आज सबसे पहले अपन ने क्या देखा? आइंस्टाइन का वो रिलेशन E इज इक्वल टू एच नो, बराबर? फिर हमने आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखा, के मैक्स इज इक्वल टू एच नो माइनस फाई नॉट। फिर हमने देखा पे वेव थ्योरी क्यों फेल हो गया, दो तीन रॉन्ग पॉइंट बता दिया। रॉन्ग मतलब वो वेव थ्योरी में राइट था लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में गलत है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल नेचर हम लोग देख रहे हैं। फिर याद है ये इनवर्स वाला लॉ, इनवर्स रिलेशन याद है क्या? हाँ, ये इक्वेशन में लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट तो स्टॉक पोटेंशियल जीरो, अगर नू के जगह नू नॉट तो स्टॉक पोटेंशियल जीरो, ठीक है? ग्राफ समझा है? अलग अलग मेटल के लिए क्या अलग अलग होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा, बराबर? स्लोप सेम रहता है। फिर याद है यहाँ पे क्या हुआ था? याद है यहाँ पे अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी तुम्हारा कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। ग्राफ एग्जाम में आता है इस सिलेबस से, मतलब ये जो है ना, ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन में ग्राफ है। कल 2 कराया था मैंने, मतलब इसके पहले लेक्चर में 2 कराया था ना, ये तीसरा ग्राफ है। एक ग्राफ आता ही है, एक ग्राफ आता ही है हमेशा, तो ग्राफ इसमें से करना अच्छा था। ये समझा क्या लॉजिक है? ये लॉ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था, याद है लास्ट में? समझा लास्ट में क्या लॉजिक है? एनर्जी का लॉस नहीं होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है? चलो।